कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो पहली बार सुनते ही दिल तक पहुंच जाती हैं। अनुपमा दीदी हमारे साथ पहले भी पॉडकास्ट में आ चुकी हैं, जहां उन्होंने एंजाइटी, मेंटल हेल्थ और सेल्फ हेल्प को लेकर इतनी सच्ची और प्रैक्टिकल बातें शेयर की कि हमारे ऑडियंस ने उसमें खुद को देखा। आज इसी भरोसे और जुड़ाव के साथ हम एक बार फिर पूरे दिल से वेलकम करते हैं अनुपमा दी का। मैं बताया था कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आई जैसे भी ऐसे जब भी ऐसे थॉट्स आते थे तो आई यूज्ड टू टेल ऑल इज वेल अर्चिता, कुछ नहीं होगा। तो माइंड को ट्रेन कैसे करें? तो पहले हमें अपने माइंड को समझना चाहिए कि उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो हम जैसे भी जब से हम हमारे जो नोमैड्स थे, हमारे एंसेस्टर्स, उनको हमेशा डर रहता था किसी ना किसी चीज का, तो उनका हमारा माइंड इस तरह से डेवलप हुआ है। लोग इमोशंस के साथ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हाँ, इमोशंस के साथ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, एक तो एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरा एक्सप्रेस नहीं करते। तो जब एक्सेप्ट नहीं करते तो उन्हें रियलिटी पता ही नहीं होती है कि एक्चुअली वो फियरफुल हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम फियरफुल नहीं। अनुपमा की एक थेरेपिस्ट, काउंसलर और माइंडसेट कोच हैं। उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा लोगों को अपने इमोशन समझने, इमोशनल लोड हल्का करने और क्लैरिटी पाने में मदद की है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं माइंड और बॉडी के कनेक्शन के बारे में। कैसे हमारे थॉट्स और इमोशन हमारी फिजिकल कंडीशन को बदल सकते हैं और हम इसे कैसे समझकर बेटर हेल्थ और बैलेंस पा सकते हैं। वेलकम अनुपमा दी, इट्स सो प्लेजर टू हैव यू बैक इन द एपिसोड। थैंक यू सो मच अर्चिता फॉर हैविंग मी बैक अगेन। माइंड और बॉडी का क्या कनेक्शन है? हमारी फिजिकल हेल्थ कैसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है? माइंड और बॉडी का बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। हम पूरे दिन में लगभग 60,000 थॉट्स सोचते हैं और हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं और इमोशंस से हमारी फिजिकल हेल्थ पे डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो यस, डेफिनेटली माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। तो हमारी बॉडी इमोशंस को कोई बीमारी के रूप में कैसे एक्सप्रेस करती है? ओके, तो जब हम कोई इमोशंस फील करते हैं, लेट्स से आप बहुत समय तक फियर में रह रहे हैं या बहुत सैडनेस में रह रहे हैं या आपको गुस्सा बहुत लंबे समय तक आ रहा है, तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन, वो सिक्रीट करती है। अब कॉर्टिसोल का काम ही यही है कि आपको थोड़ा लेथार्जिक बनाना, आपकी एनर्जी लो करना, कंजर्व करना, और इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो हम बीमारियों के लिए ज्यादा प्रोन हो जाते हैं और कभी कभी हमारी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, तो हमारे पास पेन्स, माइग्रेन्स, अलग टाइप की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो अभी 2016 की बात है कि मेरे फ्रोजन शोल्डर हो गया था। एक बार नहीं, 2 बार हुआ और लिटरली डॉक्टर ने बोला कि जब तक स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस नहीं लोगे तब तक ठीक नहीं होगा। स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लिए तभी भी ठीक नहीं हुआ। फिर कहीं पे पढ़ा कि इट इज बिकॉज ऑफ फियर, और उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा फियर था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी डॉटर का क्या होगा। देन धीरे धीरे मैंने ट्रेन किया एंड जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आई जैसे भी ऐसे जब भी ऐसे थॉट्स आते थे तो आई यूज्ड टू टेल ऑल इज वेल अर्चिता, कुछ नहीं होगा, एंड वो सही हो गया अपने आप। तो ये सच है क्या कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उस वजह से ठीक हुआ मेरा फ्रोजन शोल्डर? हाँ, क्योंकि जब आपने ऑल इज वेल बोला, शायद उसको बिलीव कर लिया आपने बोलते बोलते, तो आपकी बॉडी के केमिकल्स चेंज हो गए, आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो गए, आपका स्ट्रेस हार्मोन थोड़ा लेवल नीचे आ गया और आपके हैप्पी हार्मोन्स का लेवल थोड़ा ऊपर चला गया। इसलिए आपको थोड़ा, आपके मसल्स रिलैक्स हो गए और आपको आराम मिल गया शोल्डर्स में। हाउ ग्रैटिट्यूड जनरली हेल्प्स टू ट्रीट फिजिकल हेल्थ? तो ग्रैटिट्यूड जो है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एनर्जी ग्रैटिट्यूड के थ्रू आती है, क्योंकि जब आप सच में दिल से किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपकी बॉडी सिक्रीट करती है ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड डोपामीन हार्मोन्स, और जब ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में बहुत बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी को लगता है अच्छा फील होता है। जब हमें लगता है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत हाई एनर्जी है, और कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो उसमें डॉक्टर एलन लैंगर ने बोला कि क्रॉनिक डिजीजेस भी क्योर हो सकती हैं जैसा कि हमारी दिमाग से सोचते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी मदर को पैनक्रियास कैंसर था और थ्रू उन्होंने अपना माइंड के थ्रू, अबाउट जर्नलिंग, अबाउट ग्रैटिट्यूड के थ्रू शी हैज क्योर्ड दैट। तो ये सच है क्या? हाँ, मतलब सच हो सकता है ये। कई सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही नहीं, अगर आप थोड़ी फॉरगिवनेस पे काम करो, अगर आप थोड़े अपने फियर्स पे काम करो, आपकी जो भी कंडीशनिंग है आप थोड़ा उस पे काम करो और फिर आप ग्रेटफुल हो फॉर वट एवर यू हैव,
तो डेफिनेटली वो सारी चीजें क्योर की जा सकती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस है, कोई भी चीज मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आप एक बार में हो जाएगा, बट हाँ आपको अपने कंडीशनिंग पे काम करना प्लस ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो अपने माइंड को ट्रेन कैसे करें? क्योंकि देखिए अगर कोई हमारे घर आ रहा है और अगर कोई लेट हुआ तो पहला दिमाग में आता है नेगेटिव थॉट्स कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो माइंड को ट्रेन कैसे करें? तो पहले हमें अपने माइंड को समझना चाहिए कि उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो हम जैसे भी जब से हम हमारे जो नोमैड्स थे, हमारे एंसेस्टर्स, उनको हमेशा डर रहता था किसी ना किसी चीज का, तो उनका हमारा माइंड इस तरह से डेवलप हुआ है कि क्या गलत होने वाला है। हमारा पहला इंक्लिनेशन होता है कि क्या गलत होने वाला है, इसलिए नहीं कि हमें उससे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि अगर कुछ गलत होने वाला है तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। तो उसी तरह से आज भी अगर जरा सा भी कुछ इधर उधर होता है तो हम सोचते हैं कि अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो उस समय अगर आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन को बताते हो कि नहीं, आई एम सेफ, एवरीथिंग इज फाइन, मैं कांटेक्ट में हूं, जो भी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आई एम सेफ, एवरीथिंग इज फाइन। जब आप अपने आप को बताते हो कि क्या अच्छा हो सकता है उस सिचुएशन में, वो कॉन्शियस एफर्ट है, और क्या खराब हो सकता है ये ऑटोमेटिक है, सब कॉन्शियस है। तो ये आई थिंक अगर हम प्रैक्टिस करें तो शायद उससे हम थोड़ा बदल सकते हैं चीजों को। अगर इस टाइम हमारे कोई लिसनर सुन रहे हैं जो क्रॉनिक डिजीज या किसी और भी उससे जूझ रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा है कि जो आज वो स्टार्ट कर सकते हैं जिससे, आई नो मतलब अगेन 0 to 1 तो नहीं होगा, पर कैसे बेटरमेंट हो सकता है उनका? हाँ, तो पहले तो उन्हें कि क्या इमोशंस वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, अगर उन्हें वो पता चले, अगर उनकी पता चले कि उनकी कंडीशनिंग क्या है, अगर वो किसी प्रोफेशनल से मिले तो उनको शायद ये सारी चीजें समझ आएंगी। पर उसके बाद जो वो एक डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रेटिट्यूड की जैसे बात कर रहे थे, तो ग्रेटिट्यूड लिखना भी एक स्किल है, वो भी एक टेक्निक है कि अब लेट्स से मैं कह सकती हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज, ओके, एक ये सेंटेंस है, और इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई गेट टू सी द गुडनेस इन एवरीवन, आई गेट टू सी द गुडनेस इन माई सेल्फ। तो बिकॉज आप क्यों ग्रेटफुल हो, तो उससे वो पावरफुल हो जाता है आपका ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आप खुद को बता रहे हो कि आप क्यों ग्रेटफुल हो। वरना बहुत वैसी एक्टिविटी है ना कि मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं, उसके लिए ग्रेटफुल हूं। तो आई थिंक दैट वुड हेल्प। यस। सो माइंडफुलनेस का क्या मतलब है? हाँ, माइंडफुलनेस बेसिकली टू बी प्रेजेंट, क्योंकि हम हमेशा रश में रहते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, अब कहाँ जाना है, क्या खाना है। हम वो जो प्रेजेंट की एक्टिविटी है उसको तो हम कभी नोटिस ही नहीं करते, एंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है। तो माइंडफुलनेस जैसे कि जिसमें मेडिटेशन और बहुत सारी और एक्टिविटीज है, वो आपको बताती है कि आप अभी स्लो डाउन हो जाओ, अभी इस समय ये अभी हम बात कर रहे हैं तो जस्ट बी प्रेजेंट हियर। मतलब वी शुड नॉट थिंक कि आफ्टर इसके बाद हम क्या करेंगे। एग्जैक्टली। तो माइंडफुलनेस उससे आपको हेल्प करता है कि आप प्रेजेंट में रहना सीखते हो। सो ये हीलिंग का लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं कि ग्रुप हीलिंग बहुत इफेक्टिव होता है, तो आपकी क्या थॉट्स है? हाँ, तो अगर एक सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ इंटेंशन है लोगों का, एक ही उनका एजेंडा है कि उन्हें क्या करना है, तो डेफिनेटली ग्रुप हीलिंग बहुत हेल्प करती है। अगर लेट्स से कि अब हम लोग एक सारे ग्रुप बना के बैठ जाएं और हम किसी एक चीज के लिए प्रे करें, जैसे सुना होगा ना पुराने जमाने में वो बारिश के लिए लोग प्रे करते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी, क्योंकि वो ग्रुप हीलिंग होती थी, ग्रुप इंटेंशन सेम था, सब लोग जेन्युइनली प्योर हार्ट से करते थे। तो डेफिनेटली ग्रुप हीलिंग बहुत इफेक्टिव होती है। मतलब मैं देखती हूँ आपके सपोर्ट ग्रुप में भी आप बोलते हो ना कि एक दूसरे को ब्लेस करो। यस। तो उसका क्या मतलब है? हाँ, तो जब भी हम किसी को ब्लेस करते हैं तो वो पहले वो ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है, क्योंकि आपने एक अच्छी इंटेंशन से किसी को ब्लेस किया। तो जब आप सबको ब्लेस करते हो तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हो, एंड द ग्रुप को तो फायदा होता ही है, और एक हम्बलनेस आती है, आपको फील होता है ना कि आप कितने अच्छे इंसान हो कि आप सबको ब्लेस कर रहे हो वहां पे। बिकॉज ये लोगों में बहुत फीलिंग होती है, आई थिंक उसका बहुत फियर होता है कि मैं अकेले हूं, अगर मुझे कुछ होगा तो क्या होगा। तो इससे कैसे लोगों को हम सेफ फील करा सकते हैं कि हाँ तुम अकेले नहीं हो? तो उसके लिए जैसे मैं सपोर्ट ग्रुप है, वो कोई एक वॉलंटियर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई भी एक एक्टिविटी ऐसी ज्वाइन कर सकते हैं जहां वो लोगों से मिले। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान किसी से मिलना ही चाहता है। तो अगर उसको अकेलापन फील हो रहा है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, उसका इमीडिएट रेस्क्यू यही है कि आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां जाके जानने की कोशिश करिए जहां पे आप सेफ फील करते हैं, जो भी ग्रुप में। तो कौन सा ऐसा कॉमन इमोशंस है जो आप देखती हैं अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट्स में? आई थिंक सबसे ज्यादा एंग्जाइटी सबसे ज्यादा लोगों को होती है। वो अलग अलग फॉर्म में होती है। जैसे एंग्जाइटी फियर ऑफ अननोन है, तो हर इंसान को किसी ना किसी चीज का डर है।
तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एंग्जाइटी है। तो हीलिंग को लेकर के सबसे बड़ा मिथ क्या है? हीलिंग को लेकर के आई थिंक सबसे बड़ा मिथ ये है कि पहले तो लोग सोचते हैं कि हील हो ही नहीं सकते, ठीक है, और दूसरा लोग सोचते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। तो दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो करना हो, पर आपको पाथ सही चूज करना होता है। और डिफिकल्ट तो आपका जॉब भी होगा, राइट? डिफिकल्ट तो मेरा जॉब भी है। आई थिंक इट इज लाइक स्किल। हाँ, इट्स कि जैसे खाना बनाना है सीखते हैं, Exactly. जॉब करते तो बहुत सारी चीजें सीखते। तो आई थिंक हीलिंग में अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, अगर वो दो चीजें आपको आ गई तो आपका नेक्स्ट पाथ थोड़ा क्लियर हो जाता है। पर हाँ, इट्स अ जर्नी, लाइक यू सेड, एक स्किल को लर्न करना है। तो वो हमारी बॉडी ने कुछ और लर्न कर रखा है, अब हम उसको कुछ दूसरी चीज लर्न कराएंगे, तो उतना टाइम हमें अपने आप को देना चाहिए। तो लोग इमोशंस के साथ सबसे बड़ी गलती क्या करते? हाँ, इमोशंस के साथ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, एक तो एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरा एक्सप्रेस नहीं करते। तो जब एक्सेप्ट नहीं करते तो उन्हें रियलिटी पता ही नहीं होती है कि एक्चुअली वो फियरफुल हैं। तो वो कहेंगे नहीं हम फियरफुल नहीं है, हमें तो ये हो रहा है, हमें तो एंग्जाइटी हो रही है, बट एक्चुअली इट इज कमिंग फ्रॉम फियर। और दूसरा एक्सप्रेस, जैसे कि रोना बंद कर दिया है लोगों ने, जर्नलिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको एक्सप्रेस करने अपने इमोशंस, तो आप बहुत सारे तरीके एक्सप्रेस करने के। तो सबसे सिंपल वे क्या है? एक्सप्रेस करने का सिंपलेस्ट वे तो है कि आप जर्नल करना शुरू करो, ताकि आप खुद से कनेक्ट करो, या सेल्फ टॉक करना शुरू करो। आपकी अगर सेल्फ टॉक हेल्दी है, आप अगर खुद से बात कर रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उससे भी बहुत सारे एक्सप्रेशन हो जाते हैं और आपको क्लैरिटी भी मिलती है कि आगे क्या करना है आपको। तो अगर सेल्फ टॉक करना है तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम? देयर इज नो बेस्ट टाइम। एक्चुअली हम हमेशा अपने आप से बात करते ही रहते हैं। अगर आप सोचो तो वो जो हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं, हम अपने आप को बता रहे होते हैं ना कि अब हमें ये करना है, वो करना है, अरे मैंने ये क्यों नहीं किया, अरे मैंने कितनी बेवकूफी का काम किया। समथिंग इज गोइंग ऑन ऑलवेज, बस उसकी क्वालिटी को बदलना है आपको। अब मैं अपने बच्चे को कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ तो उसका भी असर पड़ता है क्या? तो सबसे पहले तो ये है कि हमने जैसे अपने बचपन में सीखा है, हम वही पैटर्न फॉलो करते हैं। अब मुझे याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो ऐसे घर में बोला जाता था कि अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। अभी ऐसे भी तो बोल सकते थे कि अगर पढ़ लोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। सेम ही चीज है, पर हम हमेशा नेगेटिव तरीके से उसको बताया जाता था, क्योंकि आई गेस हमारे पेरेंट्स ने भी अपने पेरेंट्स से ऐसे ही सीखा होगा। तो वो एक पैटर्न है जो हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। बट यस, बच्चे का दिमाग, जब हम भी छोटे थे, अगर हमसे कोई ये बोलता था कि पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तो हमारे अंदर एक डर डेवलप होता था। अभी जैसे मैंने बोला, पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सेफ फील करता है। तो डेफिनेटली जब बच्चा फियर में होता है तो अगेन उसका स्ट्रेस बढ़ता है और फिर वही केमिकल्स चेंज होते हैं और फिर उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम तो हो ही जाएगी उससे। लेकिन अगर कोई इस बच्चे को बोल रहा है कि अगर पढ़ लोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, आई गेस। तो अभी जैसे मुझे थायराइड है, बढ़ रहा है, एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट कि मेरा थायराइड तो एज के साथ बढ़ेगा ही। तो आप कुछ टिप्स दे सकते हैं कि कैसे आई कैन क्योर दैट? तो अर्चिता, पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि आपकी बॉडी ने थायराइड क्रिएट ही क्यों किया है। जो हमारी बॉडी है उसका नेचुरल स्टेट है होम्योस्टेसिस, जिसको हम संतुलन कहते हैं। जैसे बॉडी हमारी संतुलन कैसे बनाती है, अब आपको गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं। कोई भी चीज होती है, बॉडी, आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वो फाइट करती है तो आपको फीवर हो जाता है। तो बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है वो होम्योस्टेसिस है। अगर किसी को कोई परेशानी है किसी भी तरीके की, तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने क्या किया ऐसा कि मेरी बॉडी ने ये डिजीज डेवलप करी है अपने अंदर। पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए। फिर उस पे आपको अपना काम करना चाहिए कि उस चीज को हम कैसे ठीक करें। तो मेरे ख्याल से थायराइड भी शायद ठीक हो जाए। तो आई थिंक यू आर टेलिंग कि पहले उसका वाई फिगर आउट करो, और फिर उसका हाउ। हाँ, जब आपको वाई पता चल जाता है तो हाउ तो इजी हो जाता है। पर अगर मेरे को इस वजह से कि जेनेटिक की वजह से है, तो उसमें भी माइंड और डिजीज का कुछ कर सकते हैं क्या? तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, तो उसमें था कि आप जेनेटिकली जीन्स तो अपने पेरेंट्स से लेते हो किसी भी चीज के, पर वो डिजीज एक्टिवेट आप खुद करते हो। जब आप स्ट्रेस में होते हो या कोई भी चीज, फियर, जैसे मैंने बोला ना, कोई भी इमोशन जो आपने लंबे समय के लिए होल्ड किया है, हम एक्टिवेट उस जीन को खुद ही करेंगे। तो ऐसी भी बहुत सारी स्टडीज है जहां फैमिलीज में डायबिटीज है पर किसी एक को नहीं है। हाँ, राइट, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब अगर जेनेटिक होगा तो सबको होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब जो रिसर्च मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से हम खुद एक्टिवेट करते हैं उन जीन्स को बाय बीइंग इन दोज इमोशंस। तो अगर, इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर आपको पता है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, सेल्फ टॉक कैसी है, इमोशंस कैसे हैं, तो आप जरूर उस डिजीज को डेफिनेटली कम तो कर सकते हो, अगर पूरा हील नहीं कर पाए तो भी। तो ये सब हम एक
कॉलेज या स्कूल के करिकुलम में नहीं ऐड कर सकते। मेरी तो ये बहुत बड़ी विश है जो अभी आपने बोल दिया कि एक स्कूल हर कॉलेज में एक थेरेपी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और आई बी वेरी हैप्पी अगर ऐसा हो, क्योंकि फिर ये सब सिचुएशंस जो अभी हम डील कर रहे हैं जिनसे, जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई स्क्रीन पे मत जाओ, पर इतना एक्सपोजर है उनके पास, कैसे नहीं जाएंगे वो स्क्रीन पे। तो आई थिंक अगर थेरेपी एक सब्जेक्ट बना दिया जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। So I think if I just take, for me the takeaway is like most of the thing वो दिमाग से ही ड्राइव होती है। आप जो हमारी फिजिकल इलनेस है, तो क्योंकि कभी कोई डॉक्टर नहीं बोलता है कि आपको आज ना डायबिटीज है तो ये सही हो जाएगा, ये डाइट फॉलो करो, ये रूटीन फॉलो करो। मतलब मुझे याद है कि जब मेरे थायराइड हुई थी, अभी तो बहुत साल हो गए, आई थिंक 10-15 साल हो गए, तो जब पहली बार डॉक्टर ने डायग्नोज किया था तो ही सेड कि ये तो मैम ये दवा है ना बढ़ती जाएगी और ये ना आपके साथ ही जाएगी। तो वो दिन था और आज का दिन है, आई हैव एक्सेप्टेड कि हाँ ये दवा बढ़ती रहेगी, तो मैं कुछ एफर्ट भी नहीं करती हूँ कि हाँ ये मुझे कम करना है या ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच स्पेशली फॉर मी द टेक अवे इज कि एक्सेप्ट, मतलब कुछ ऐसा बीमारी है, डोंट जस्ट लाइक दैट एक्सेप्ट मत करो और उसका ट्राई करो कि हुआ क्यों था। अर्चिता, आप एक बात बताओ, आपको अगर ऑफिस में कोई बोले और आपसे कहे कि अर्चिता आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप मान जाओगे क्या? नहीं मानोगे, तो उल्टा ही होता है, चैलेंज ले लोगे और फिर उल्टा करोगे। अब लेट्स से डॉक्टर है, उसका काम है, आपने इसलिए मान लिया क्योंकि डॉक्टर है, एक अथॉरिटेटिव पर्सन बोल रहा है, अब आपके वो बिलीफ में चला गया, आपने वो उस बात को रिपीट करी, बार बार दवाइयां खाई हर रोज थायराइड की, और आपने बिलीव कर लिया कि अब मुझे थायराइड है, अब ये मेरे साथ ही जाएगा। तो ये आपकी बॉडी ने कहा ओके फाइन, वो उसने उस चीज को बढ़ाने लगा क्योंकि यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। तो जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो, देखो आप जॉब कर रहे हो इतने साल से, आपने अपनी जॉब में ग्रोथ करी है, राइट, क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि आप ग्रो करोगे। अब अगर बीमारी में आप ग्रो करना एंटिसिपेट कर रहे हो तो आप उधर ग्रो कर रहे हो। वो दिमाग का ही खेल है। So, इवन अभी मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी तो उसने बताया कि पाइल्स जैसी बीमारी इज इट कि उसको हो गया, एंड मतलब कुछ हिस्ट्री भी नहीं था एंड ऑल दैट, एंड इट वाज सो सीवियर। फिर उसने फिगर आउट, मतलब किसी से बात किया होगा तो उन्होंने बोला कि सेम थिंग कि वाई फिगर आउट करो कि कब से हुआ है तुम्हें, कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जब से तुम्हें ये स्टार्ट हुआ। देन शी हैज गॉन बैक, डबल क्लिक किया तो पता चला कि हाँ उसका हस्बैंड का बिहेवियर में थोड़ा चेंज था, दैट टू उसकी इलनेस की वजह से। एंड ओवरऑल क्या हुआ कि उसकी इलनेस की वजह से ही बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ तो शी वॉज नॉट फीलिंग सेफ स्पेस, और उसको शी हैज गॉन थ्रू काउंसलिंग एंड ऑल, और उसका लिटरली एक हफ्ते के अंदर शी गॉट क्योर्ड। मतलब मैजिक लग रहा है। एग्जैक्टली। तो ये वही है ना कि अब अगर आपको वाई पता चल गया उसका, आपकी बॉडी आपको कोई डिजीज देती है तो वो आपकी एक तरीके से हेल्प कर रही होती है। अब लेट्स से कोई फियर में है, उसकी बॉडी ने एक डिजीज डेवलप करी, वो एक वार्निंग है कि वो चीज से डिस्ट्रैक्शन है, और उसका वार्निंग है कि तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जस्ट टेक केयर ऑफ इट। पर अगर हमने वो तो सोचना छोड़ दिया, अब हमने इस बीमारी के पीछे पड़ गए कि अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं, और हमने फियर डेवलप कर लिया उस बीमारी को लेके, फिर हमने अपना स्ट्रेस बढ़ा लिया, तो हम उल्टी तरफ काम करने लगते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने आपको बोला था कि अब ये दवा हमेशा खानी है, तो ऑब्वियसली आपकी दिमाग ढूंढ रहा है कि कहाँ थायराइड की प्रॉब्लम से मुझे क्या क्या हो रहा है, कहीं दवा ना मिस हो जाए, तो आपका फोकस ही अलग हो गया। तो जो कुछ फोकस हम जिधर भी अपने दिमाग का डालेंगे वो वही प्लांट ग्रो करेगा, वो कुछ और ग्रो नहीं। मैंने बोला ना कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव का उसको कुछ पता नहीं है, आपने जो सीड प्लांट किया। आप क्या प्रैक्टिस करते हो माइंडफुलनेस के बारे में? तो लाइक कुछ इंटरमिटेंटली इन अ डे मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ उसको फुल फ्लेजेड पूरे हार्ट से, जैसे अगर मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ तो मैं पूरे दिल से उसको लिखती हूँ, या तो फिर मैं नहीं लिखती कि नहीं हो पा रहा है, तो बीच बीच में अगर हमने अपने लिए 10-15 मिनट भी निकाले और थोड़ी देर हमने फोकस कर लिया जहां हम कर रहे हो, स्लो डाउन किया, क्योंकि कई बार बात करते करते ना आपकी बॉडी ऐसे आ जाएगी क्योंकि आपका एंजाइटी बढ़ रही है, तो तुरंत आपने अपनी बॉडी को ऐसे किया, अपना पोस्चर ठीक किया, तो मैसेज क्या कन्वे हुआ कि सब सही है, आई एम सेफ। बस आपकी बॉडी ने फिर उसके हिसाब से एक्ट करना शुरू कर दिया। पर जैसे ही मैं ऐसे हो जाऊंगी बात करते करते, मेरी बॉडी को मैसेज मिल रहा है कि कुछ डेंजर है, तो हैंडल करो। So I think it is more about practice, and we have to keep reminding ourselves कि let's be thoughtful, let's be exactly mindful.
एग्जैक्टली और इन्हीं सब चीजों में थेरेपी हेल्प करती है क्योंकि आपका थेरेपिस्ट आपको बता पाता है कि एक्चुअली आपकी गलती नहीं थी, दीज वर द सिचुएशंस, ऐसे इमोशंस डेवलप हो गया किसी वजह से जो कि उस समय हेल्पफुल थे पर आज आपके किसी काम के नहीं है, पर अब आपकी आदत पड़ गई है तो आप उन इमोशंस का बोझ, जैसे कि आपका बैकपैक में आपने कुछ चीजें पहले भरी, आप उसमें भरते ही जा रहे हो, आपने कुछ निकाला नहीं, तो वो भारी तो हो ही जाएगा ना फिर आपके लिए। तो इसीलिए थेरेपी हेल्प करती है कि आपको क्लैरिटी मिले और आपको पता चले कि आपकी गलती नहीं थी, एक्चुअली इट इज जस्ट अ पैटर्न, तो हम फिर उसको हील कर पाते हैं। जो थेरेपिस्ट हम सोचते हैं कि हमको थेरेपी के लिए जाना चाहिए, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट थेरेपिस्ट? दिस इज जस्ट लाइक अ जिक्सॉ पजल, आपको अच्छा मैच ढूंढना होता है। जैसे मैंने बोला कि लीकिंग टैप राइट का एग्जाम्पल हमने लिया था लास्ट टाइम, तो अगर एक प्लम्बर ठीक नहीं कर पाएगा तो आप लीकिंग टैप के साथ तो नहीं रहोगे ना, आप दूसरा प्लम्बर ढूंढोगे, राइट? तो एक कमिटमेंट, एक इन्फॉर्म चॉइस, कि अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि हमने 5 साल पहले एक बार थेरेपिस्ट के पास गए थे, वो कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हमने फिर बंद कर दिया। क्यों? आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हो तो मल्टीपल ओपिनियंस लेते हो, राइट? आप आपको एक काम करना होता है तो आप 5 लोगों से, आपको पेंट भी कराना है घर में तो आप 4 लोगों से कोटेशन मांगते हो, तब जाके आप कोई काम कराते हो। तो आई थिंक डिफरेंस ये है कि अभी भी लोगों में वो है कि थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि अगर मुझे मान लो कोई, जैसे थायराइड है मुझे, तो मैं आपसे पूछूंगी कि अनुपम दी आपको कोई अच्छा डॉक्टर पता है क्या थायराइड के लिए? बट अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई मेंटल इश्यू है तो आई विल नॉट ओपनली आस्क फ्रॉम पीपल कि अच्छा तुम्हें कोई अच्छा थेरेपिस्ट पता है क्या? तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वाइड स्पेस कि जहां पे लोग उतना ओपनली नहीं बोल रहे। मेट्रोज में तो स्टिल अभी लोग ने बात करना शुरू किया है, बट आई थिंक वो 2nd लेवल 3rd लेवल में थोड़ा टाइम लगेगा। एग्जैक्टली वो क्योंकि हमें यही सिखाया गया था ना कि आपको दिमाग का जो भी काम है वो खुद से हैंडल करना है। हाँ, फिजिकल कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना अलाउड है, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम है या फिर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको खुद से देखना है कि आपको क्या करना है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे हम लोग का होता है कि नॉट नेसेसरली एवरीवन गोज टू थेरेपिस्ट, ठीक है? अगर कोई किसी के पास फ्रेंड है या घर में कोई है तो आपको लगता है कि वेंट आउट करने से, अगर मेरे मन में कुछ है और मैंने वेंट आउट किया अपनी फ्रेंड के सामने या अपनी सिस्टर के सामने, किसी के सामने भी, तो वो भी हेल्प करता है क्या? डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही। लेट्स से आपने अपनी सिस्टर के साथ वेंट आउट किया, हाँ वो आपकी बात सुनेंगे, पूरा आपको सपोर्ट देंगे, पर आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे कि आप इसमें, वो अपनी तरफ से जो उन्हें नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताएंगे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, पर आप रूट पे कभी नहीं पहुंचोगे। तो आपका जो कॉज है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, पर हाँ आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। आपके फ्रेंड्स हैं वो हमेशा आपके लिए खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे आई एम हियर फॉर यू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन कॉज तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। तो हेल्प अच्छी बात है, सपोर्ट होना अपने आसपास, पर कॉज पे अगर किसी को एक्ट करना है तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हमको अपना फिजिकल इलनेस भी सही करना है तो हमको अपना मेंटल उस पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए, आज से, अभी से ही। हाँ, क्योंकि आपको आपकी बॉडी उस स्टेट में पहुंची कैसे, क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना कि आपकी बॉडी को तो संतुलन बनाना आता है, हमें बनाया ही इसी तरह से गया। इमोशन को दबाने के बजाय उसको एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए? हाँ, इमोशंस को दबाना तो सबसे ही खतरनाक चीज है, तो उसको एक्सप्रेस करने का सबसे आसान तरीका है आप या तो किसी से बात करें या उसकी जर्नल करके उसको अपने सिस्टम से बाहर निकालें, और या फिर आप सेल्फ टॉक करें। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते, जर्नलिंग भी नहीं करना चाहते, तो आप खुद से ही बात कर सकते हैं उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। कई लोग कहते हैं कि ये सब इमेजिनेशन है, बोलते हैं कि भाई बीमारी तो तुम्हारी अंदर है ना, बॉडी में, उसको दिमाग से कैसे सही करोगे? जैसे मुझे याद है जैसे मैंने बताया कि मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया था, तो उस टाइम पे भी जब मैंने बोला भी लोगों को कि सही हो गया, बिकॉज आई स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन, तो पीपल वर नॉट बिलीविंग कि नहीं ये तो तुम्हारा ना इमेजिनेशन है, यू नाउ डेज यू स्टार्टेड थिंकिंग सब कुछ पॉजिटिव सोचो। तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ, तो लेट्स से अगर बॉडी का इमेजिनेशन है तो फिर डॉक्टर्स भी आफ्टर अ वाइल वो भी ये बोलते हैं ना कि स्ट्रेस मत लिया करो ज्यादा, राइट? फिर डॉक्टर्स ऐसा क्यों बोलते हैं?
पर वो पहले ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि उनका काम है आपको फिजिकली फिट करना। तो आपकी बीमारी को ट्रीट करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, तरीके बताते हैं, लेकिन अगर वो चीज रिकर हो रही है आपकी बॉडी में तो फिर वो कहते हैं कि लगता है आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कैंसर का कोई रीजन नहीं है आज तक डिसाइड हुआ है। आपकी सेल्स क्यों मैल फंक्शन करना शुरू करती है किसी को नहीं पता है। क्या ऐसा होता है? तो जब इमोशनल हेल्थ के हिसाब से देखें कि अब आप बहुत सारे जो इमोशंस होल्ड करके बैठते हो, स्पेशली फियर या फिर आई एम नॉट इनफ, ये सब चीजें जब आप होल्ड करके रखते हो तो आपकी बॉडी मैल फंक्शन करना शुरू कर देती है और आपको कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, जिसका डॉक्टर्स आज तक पता नहीं लगा पाए कि क्यों होती है। तो आपके एक्सपीरियंस में आपने देखा है, कुछ शेयर करेंगे जहां पे लिटरली क्रॉनिक बीमारी लोगों की सही हो गई पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से? तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन मेरी एक क्लाइंट है, उसको बहुत जबरदस्त स्पॉन्डिलाइटिस है और वो मेरे से ऑनलाइन बात करते हैं। तो जब हम ऑनलाइन बात करते थे तो बात करते करते बीच में दे यूज्ड टू फील कि अरे अनुपमा, मेरा पेन कहाँ गया, पेन नहीं हो रहा है मुझे, ऐसा कैसे हुआ कि तुमसे बात करते करते मेरा पेन चला गया। तो आई यूज्ड टू स्माइल कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो हम उन चीजों पे बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, कैसे उसको क्लैरिटी दे सकती हूँ, कैसे वो अलग तरीके से अपना नैरेटिव बदल सकते हैं जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है। तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है उतनी देर में और वो जो स्टिफनेस है आपके मसल्स में वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। पर वो जैसे ही हमारी बात खत्म होती थी वो कहते थे कि बस आधे ही घंटे के बाद वो फिर से वापस आ जाता है मेरा। तो ऐसा कैसे होता है कि आपसे बात करते करते मेरा स्पॉन्डिलाइटिस का पेन चला जाता है? तो इट इज कनेक्टेड, दैट्स हाउ। तो इज इट कनेक्टेड थ्रू मेडिटेशन और योगा और ब्रीदिंग? मतलब इज इट लिंक्ड एवरीथिंग, और ये हम मतलब हमारे मन का वो है कि हाँ योगा करने और मेडिटेशन करने से मेंटल हेल्थ, नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होते हैं? एग्जैक्टली तो आपको आपका रूटीन, अब जैसे कि आपको डाइट चाहिए कोई, तो आप डाइटिशियन के पास जाओगे जो आपके हिसाब से आपको एक परफेक्ट डाइट देगा, राइट? ऐसे तो योगा भी हेल्प करेगा, मेडिटेशन भी हेल्प करेगा, ग्रेटिट्यूड भी हेल्प करेगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप किस इमोशन से डील कर रहे हो उस केस में क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है। वो आप किसी प्रोफेशनल से बात कर सकते हो, वरना आप कुछ भी करते रहो, आप ग्रेटिट्यूड लिख लोगे तो थोड़ा फायदा होगा डेफिनेटली, पर आप अपने इमोशन पे काम नहीं कर रहे हो तो फिर वो वापस आ जाएंगे। तो इट्स अ लूप। तो एक चैनल तरीके से हेल्प चाहिए अगर आपको, तो हाँ ऑब्वियसली प्रोफेशनल चाहिए, अदरवाइज ये सब चीजें हेल्प करती हैं, मेडिटेशन भी। आई थिंक इट्स अ पैकेज, कुछ भी अलग अलग काम नहीं करेगा, यू हैव टू वर्क। और आप एग्जॉस्ट हो जाते हो ना कि हम इतने दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ नहीं, हम तो इतने दिन से ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो कॉज है उसके ऊपर शायद काम ही नहीं किया। और कई बार लोग बहुत रिजिड होते हैं ना कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, वो बिलीव नहीं कर पाते कि हम ऐसा कुछ लेकर बैठे हैं अपनी बॉडी में, तो वहां थोड़ा सा उनको टाइम लगता है। फिर ये सुपरफिशियल काम चल रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, पर आप उस कॉज पे तो जा ही नहीं रहे, और वो कॉज वहां भी बैठ के नीचे कह रही है कि भाई मुझे भी तो देखो। करेक्ट। तो इसलिए शायद उन चीजों को मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि हाँ बस ये कर लो, बट हाँ ये सब चीजें अपने अपने लेवल पे जरूर हेल्प करती है। सो आई थिंक आई हर्ड कि अभी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, हाँ, तो जो डोनर होता है और जो रिसीवर होता है, तो उसके साथ थेरेपिस्ट काम करते हैं कि उसकी बॉडी को रेडी करने के लिए कि बिकॉज एक दूसरे का ऑर्गन आ रहा है तुम्हारे अंदर, तो हाउ योर बॉडी विल एक्सेप्ट इट। तो इट इज एट दैट लेवल, एंड आई सी लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट दे आर वर्किंग ऑन इट। तो जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, बहुत सारी स्टडीज हैं एक्चुअली, आप पढ़ सकते हो उनके बारे में, कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है किसी का, तो जिस पर्सन का हार्ट लिया जाता है उसकी जो हैबिट्स और पैटर्न्स और जो इमोशंस थे वो भी उस हार्ट के साथ दूसरे इंसान में जिसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मतलब हार्ट और बॉडी आपकी इमोशंस स्टोर करती है, करेक्ट, तभी वो इमोशंस भी उस हार्ट के साथ चले जाते हैं। तो इसीलिए थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है कि वो ऑलरेडी उन्हें अवेयर करे कि दूसरे का हार्ट आ रहा है, जिसके बारे में शायद उन्हें कुछ नहीं पता हो, क्योंकि वो इंसान तो चला गया है, हमें शायद कुछ भी ना पता हो उसके बारे में। तो उनके साथ कुछ अलग अलग टाइप की हरकतें उनकी बॉडी में हो सकती हैं, उनका दिमाग अलग तरीके से, क्योंकि हार्ट, ब्रेन और गट हमारी कनेक्टेड होती है वेगस नर्व से। तो जब हमारी ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं, तो अगर किसी और का हार्ट हमारी बॉडी में है तो उसके इमोशंस हमारी ब्रेन और गट को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो इसलिए शायद उनको थेरेपी में डाला जाता है ताकि वो बेटर बिहेव कर सके आफ्टर ट्रांसप्लांट।
तो आई थिंक गट आपने बोला तो गट इज लाइक सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग ले से कि it is like driven lot of things driven by gut health. Gut is actually known as your second brain, पर जो स्टडीज और रिसर्चेज आजकल चल रही हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि अब उसको फर्स्ट ब्रेन बोला जाएगा. अच्छा. हाँ, क्योंकि गट में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं और जो ब्रेन में और हार्ट में न्यूरॉन्स हैं वो सेम टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं और उनका नंबर भी बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए हमारी इंस्टिंक्ट्स और सारे इंट्यूशंस गट से आते हैं. पर 95% लोगों की गट खराब है. क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस डिसबैलेंस्ड है. ओके. तो जब गट आपकी खराब है तो आपके इंट्यूशंस और जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो भी नहीं आ रही हैं. आपके हेल्दी बैक्टीरियाज नहीं है आपकी बॉडी में. तो कितने सारे लोगों को ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स जनरेट क्यों करी? क्यों गट ने ऐसा करना शुरू करा? तो वो हेल्थ पे जाते हैं कि भाई हम हेल्दी खाएंगे, पर फिर भी गट हेल्थ उनकी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वो चाहते हैं. तो इमोशंस आपके गट में भी स्टोर होते हैं और आपकी गट के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन इमोशंस को प्रोसेस करने की. उस चक्कर में गट की खुद की हेल्थ बिगड़ जाती है. पर पहले होता नहीं था या इतना अवेयरनेस नहीं थी? आई थिंक अवेयरनेस नहीं थी. जहां तक मुझे याद है, जैसे मेरे पापा को था इशू, उनको कभी अल्सर हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, या घर में भी हम लोग देखते थे और लोगों को भी. तो ये सब इश्यूज तो थे, पर हम उसको बहुत फिजिकल तरीके से डील करते थे कि हाँ ये सिरप पी लो तो एक लेयर बन जाएगी. पर कभी इमोशनल हेल्थ के ऊपर तो कभी भी नहीं बात होती थी. वी नेवर स्पोक. हाँ, इट वॉज नेवर अवेयरनेस. आई थिंक स्पेशली फॉर मेन it was always suppressing your emotion and you have to show always you are strong. Yes, you are yes. pillar of the family. तो तुम कैसे दुखी हो सकते हो, तुम कैसे डिप्रेस हो सकते हो? करेक्ट. तो बहुत बड़ा अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी टैबू है कि बहुत सारे मेन रो नहीं सकते बिकॉज उनको बोला गया है कि भाई ये वीकनेस है, आप कैसे रो सकते हो. तो अब उनकी बॉडी ने शायद मुझे लगता है टीयर्स ही बनाना बंद कर दिया, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए रोना. पर अगर आप रोते नहीं हो तो आपकी बॉडी एक टॉक्सिन्स जो रिलीज करती है वो भी नहीं करेगी, फिर आप उसको स्टोर कर रही है आपकी बॉडी. एंड वी आर लकी इनफ टू हैव कि हमारे चारों तरफ है पॉसिबिलिटी जहाँ पे अवेयरनेस भी है और लोग भी हैं जो हेल्प कर सकते हैं. हाँ, नहीं अभी तो काफी लोग बात करने लग गए हैं और उनको समझ भी आने लग गया है कि अगर कोई अचानक से किसी के साथ कुछ होता है तो वो आते हैं कि हाँ कुछ हो सकता है, क्या हो गया है. तो आई थिंक अवेयरनेस बढ़ तो रही है डेफिनेटली. आप क्या एक लास्ट मैसेज ऑडियंस को देना चाहेंगे इधर? मैं एक यही मैसेज देना चाहूंगी कि मतलब यू आर गुड, यू आर इम्पोर्टेंट. आप अपना ध्यान पहले रखिए. जैसे एरोप्लेन में भी पहले खुद का मास्क लगाना होता है बाद में दूसरों का. तो पहले खुद की हेल्प करना शुरू करें, खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करें एज एन इम्परफेक्शन जो है हम, और उसके बाद आप शायद करें. तो आपकी बहुत जरूरत है आपके लव्ड वंस को, बहुत सारे और लोगों को. तो प्लीज अपना ध्यान रखें. थैंक यू सो मच. इट इज रियली हेल्पफुल एंड आई थिंक ऑडियंस को तो जो फायदा हुआ ही, I'll be starting from today only that mindfulness. क्योंकि वही रहता है कि हर टाइम we are not in present, we are like thinking कि अच्छा next क्या करना है, next क्या करना है. Thank you so much अर्चिता for having me. Thank you. So I'm very happy कि आज हमने इतने अच्छे टॉपिक पे बात की जहां पे हमने समझा कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे हम कोई भी क्रॉनिक डिजीज को अपने दिमाग से उस पे काम करके सही कर सकते हैं. आई होप आपको भी ये अच्छा लगा होगा और अगर ये आपको रेजोनेट किया है तो प्लीज अपने लव वन के साथ शेयर करिए, क्योंकि विमेन फॉर विमेन का ध्येय यही है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचे. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आने वाले एपिसोड में आप सुनना चाहते हैं तो ये बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें. विमेन फॉर विमेन is dedicated for all the women who are looking to have a better version for themselves. Thank you.